हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडो पाठशाला पर। आज की इस क्लास में हम लोग ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंतर्गत आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके इस क्लास से कवर होने वाले हैं। यहाँ का जो कंटेंट होगा वो आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होगा। इस क्लास की PDF के लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। आइए अपनी क्लास को बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारी अर्थ होती है ना, वो एक तरीके का स्फेरिकल शेप है इसका, और इस स्फेयर के चारों ओर एक एयर का जो है एक तरीके से कह लीजिए कवर है, और उस कवर में कई सारी लेयर्स होती हैं। तो ये जो एयर का एक कवर टाइप बना हुआ है, इसे ही हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं, जिसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। अर्थ की एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं। सबसे पहले बारी आती है ट्रोपोस्फेयर की, और इसके जस्ट ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर लाई करता है। इसके बाद मेसोस्फेयर, जहाँ पर ये मीटियोर्स वगैरह दिखते हैं हमें आते हुए, और इसके बाद में थर्मोस्फेयर होता है, और लास्ट में आता है एक्सोस्फेयर। ओके, एक्सोस्फेयर में स्पेसशिप वगैरह चलते हैं, और आप इसी तरीके से अलग अलग लेयर्स की स्पेसिफिक चीज़ें जो हैं वो हम लोग यहाँ पर धीरे धीरे करके डिस्क्राइब करेंगे। इन सभी का टेम्परेचर भी यहाँ पर मेंशन है कि कहाँ कौन सी लेयर में कितना टेम्परेचर है, और आगे बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर का वेरिएशन किस तरीके से होता है, सैटेलाइट कौन सी लेयर में जो है इस्टेब्लिश किए जाते हैं, मौसम कौन सी लेयर में बदलते हैं, हवाई जहाज़ जो हैं, प्लेन हैं, कौन सी लेयर में उड़ते हैं। ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे इस कंटेंट में। तो लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है आपकी। अगर हम लोग बात करें एटमॉस्फेयर की, तो ये मिलकर के बना है दो वर्ड से। एक तो है एटमॉस और दूसरा है स्फेरिया। तो एटमॉस और स्फेरिया दोनों ही ग्रीक वर्ड हैं, और एटमॉस का मतलब होता है वेपर, यानी जिसे हम लोग गैसेस कहते हैं, और स्फेरिया का मतलब है बॉल, यानी गैसेस का बॉल। एक तरीके से कह लीजिए एक ऐसा बॉल जो कि एनवेलप्ड है बाय अ डीप ब्लैंकेट ऑफ गैसेस एक्सटेंडिंग सेवरल थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स अबव इट्स सरफेस। अर्थ के ऊपर, हम लोग अपने अर्थ के ऊपर जब देखते हैं तो मान लीजिए ये अर्थ है, और इसके चारों ओर क्या होता है, एक गैसियस बॉल है जो कि एनवेलप किए हुए हमारी अर्थ को। एक डीप ब्लैंकेट है गैसेस का, और कई किलोमीटर्स तक ये फैला हुआ है सरफेस के ऊपर। तो इस गैसियस कवर को, अर्थ के इस गैसियस कवर को हम लोग क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। लाइक लैंड एंड वाटर, द एटमॉस्फेयर इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अर्थ। जैसे कि धरती अलग है, यानी कि जो लैंड एरिया है वो अलग है, और जैसे कि वाटर एरिया भी हम लोग अर्थ में देखते हैं अलग है, उसी तरीके से जो एटमॉस्फेयर होता है वो भी एक इंटीग्रल पार्ट है अर्थ का। लैंड एरिया को मेनली हम लोग लिथोस्फेयर के नाम से जानते हैं। इन द सेम वे वाटर एरिया को हम लोग हाइड्रोस्फेयर के नाम से जानते हैं। जो हमारा एयर का ब्लैंकेट है, एक तरीके से एयर का एनवेलप है, उसको हम लोग एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इवोल्यूशन ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर फ्रॉम प्रीमॉर्डियल गैसेस टू ऑक्सीजन। हम लोग पृथ्वी के एटमॉस्फेयर का इवोल्यूशन देखेंगे, कहाँ से कहाँ तक, प्रीमॉर्डियल गैसेस से ऑक्सीजन, यानी प्रारंभिक गैसों से लेकर के ऑक्सीजन तक की पूरी कहानी यहाँ पर देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है कि लॉस ऑफ प्रीमॉर्डियल एटमॉस्फेयर, कि जो आदिम वातावरण था, जो स्टार्टिंग का वातावरण था, उसका नुकसान, उसका हानि कैसे हुआ या वो ख़त्म कैसे हुआ। अर्ली एटमॉस्फेयर विद हाइड्रोजन एंड हीलियम इज सपोज टू हैव बीन स्ट्रिप्ड ऑफ एज अ रिजल्ट ऑफ सोलर विंड्स। कहा जाता है कि बहुत पहले जो एनवायरनमेंट हुआ करता था, अर्ली एटमॉस्फेयर था, जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम एग्जिस्ट करते थे। तो ऐसा माना जाता है कि वो किस तरीके से ख़त्म हुआ, वो सोलर विंड्स की वजह से, सोलर फ्लेयर्स जो होती हैं उनकी वजह से ख़त्म हो गया। ड्यूरिंग अर्ली लाइफ ऑफ अर्थ, नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड आर्गन केम आउट ड्यू टू द एक्सटेंसिव वोल्केनिज्म एंड डीगैसिंग। एक्सटेंसिव वोल्केनिज्म का मतलब हुआ कि बहुत ज़्यादा ज्वालामुखी उद्गार की वजह से, डिगैसिंग की वजह से। अर्ली लाइफ ऑफ अर्थ में क्या होता है कि नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, आर्गन, ये सभी अस्तित्व में आ जाते हैं। बट स्टिल अभी ऑक्सीजन का कोई नामो निशान यहाँ पर नहीं है, ये स्टार्टिंग की गैसेस हैं। इस तरीके से हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर में धीरे धीरे से चेंजमेंट आता है। मॉडिफिकेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन बाय लिविंग वर्ल्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। धीरे धीरे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू हमारे एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन का मॉडिफिकेशन हो जाता है। और ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, हम लोग जानते हैं कि पेड़ पौधों में होती है, तो ये बाय लिविंग वर्ल्ड हुआ था। ओके, तो ऑक्सीजन का धीरे धीरे यहाँ पर रोल अब आएगा।
Water vapor condensed, which led to the formation of clouds and hence the rainfall washed out the bulk of carbon dioxide into the oceans. क्या होता है कि वाटर वेपर जो है वो कंडेंस हो जाती है और इसकी वजह से क्लाउड्स बनते हैं, बारिश होती है और बारिश होने की वजह से जो एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड थी वो हमारे महासागरों में, ओशंस में आकर के गिर जाती है. Oxygen was produced from anaerobic respiration of bacteria like cyanobacteria and not from degassing. ऑक्सीजन जो होती है, ऑक्सीजन कैसे प्रोड्यूस हुई थी, अर्ली एज की बात हो रही है, जब अर्ली लाइफ थी अर्थ की, उस टाइम पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई थी एनारोबिक रेस्पिरेशन के, किसके, बैक्टीरिया के एनारोबिक रेस्पिरेशन से, जैसे कि साइनोबैक्टीरियाज हो गए. इस तरीके के कुछ बैक्टीरियाज हैं जिनके एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई. Now, present composition of Earth's atmosphere is chiefly contributed by nitrogen and oxygen. अब वर्तमान में हम लोग जब देखते हैं अपने अर्थ के एटमॉस्फेयर को तो यहाँ पर मेनली हमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दिखती है. नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है परसेंटेज में और उसके बाद ऑक्सीजन का नंबर आता है. अर्थ के एटमॉस्फेयर को आप मॉडर्न एज में देख सकते हैं. ऑक्सीजन का रोल है, नाइट्रोजन है, आर्गन है और मेथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कई सारी चीज़ें हैं. तो आगे आइए डिस्क्राइब करते हैं सभी को. हमारी अर्थ में एटमॉस्फेयर का रोल क्या है. कंटेन्स वेरियस ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन एटसेट्रा. ऑल लाइफ फॉर्म नीड ए पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड ए स्पेसिफिक रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज ऑफ सोलर रेडिएशन टू कैरी आउट देयर बायोफिजिकल प्रोसेस. रेगुलेट्स द एंट्री ऑफ सोलर रेडिएशंस. देखिए बहुत सारी गैसेस होती हैं जिसमें ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है और हर एक गैस का अपना एक अलग रोल प्ले है. ठीक है, जितनी भी लाइफ है हमारी अर्थ में एग्जिस्ट करती है सभी को एक डेफिनेट, एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, एक स्पेसिफिक रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज़ की ज़रूरत होती है सोलर रेडिएशंस की. मान लीजिए सोलर रेडिएशंस बहुत ज़्यादा आ जाएंगी तो उनसे बचाने वाला भी हमें कोई चाहिए. ठीक है, बायोफिजिकल प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनको एक डेफिनेट रेंज ऑफ टेम्परेचर, डेफिनेट रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज ऑफ सोलर रेडिएशंस की ज़रूरत है. उन सभी को रेगुलेट करने का काम करता है अर्थ का एटमॉस्फेयर. ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अर्थ के लिए. प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज. हम लोग जानते हैं कि ओजोन लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर में जो कि हमें यूवी रेडिएशन से बचाती है. टेक्स केयर ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स लाइक मीटियोर्स विच गेट बर्न्ड अप वाइल पासिंग थ्रू द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर में आकर के कई सारे मेटियोर्स हैं जो हैं वो जल जाते हैं. अगर वो जले नहीं या एटमॉस्फेयर ऐसा रोल प्ले ना करे तो अर्थ में आकर के वो बहुत ही ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं. सो इस तरीके से हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है. सो अब हम लोग डिस्क्राइब करेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर. जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है ना वो मिक्सचर है बहुत सारी गैसेस का, जिसमें ह्यूज नंबर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं और इनको कलेक्टिवली हम लोग एरोसॉल्स के नाम से जानते हैं. नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो बनाते हैं 99% ऑफ द क्लीन ड्राई एयर. मतलब कि जो हमारी एयर है उसमें मोस्टली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन अवेलेबल है. द रिमेनिंग गैसेज आर मोस्टली इनर्ट एंड कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 1% ऑफ द एटमॉस्फेयर. इसके अलावा जो भी कुछ बचता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है और अदर इनर्ट गैसेज हैं और वो 1% में एग्जिस्ट करती हैं. कैटेगराइज्ड इन 2 टाइप, परमानेंट एंड वेरिएबल कंपोनेंट्स. परमानेंट कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, आर्गन है. और जो वेरिएबल हैं जिनकी ज़रूरतें, जिनकी मात्राएं घटती बढ़ती रहती हैं वो है वाटर वेपर, ओजोन. इस तरीके से हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे एलिमेंट्स अवेलेबल हैं. इस फिगर के थ्रू आप इनका परसेंटेज देख सकते हैं. नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है लगभग 78%. इसके बाद ऑक्सीजन है 21% के साथ में. कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिस्ट करती है 0.03%. आर्गन है 0.93% एंड ऑल अदर गैसेस 0.04%. इस टेबल में आप देख सकते हैं कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इनका फॉर्मूला क्या है और परसेंटेज. नाइट्रोजन N2 का इसका फॉर्मूला है और परसेंटेज 78 के अप्रॉक्स. ऑक्सीजन जो है O2 है 20% या 21% के अप्रॉक्स. ऑर्गन जो है AR इसे डिनोट करते हैं और 0.93% है. कार्बन डाइऑक्साइड CO2 0.03%. नियॉन Ne, हीलियम He और क्रिप्टॉन Kr. इस तरीके से ये सभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं मेजर एग्जिस्ट करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में. ऑक्सीजन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 21% वॉल्यूम को कवर करता है और रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी है, साथ ही साथ बर्निंग के लिए भी बहुत ज़रूरी है. अगर हम लोग ऑक्सीजन को किसी जगह से खींच लेते हैं तो वहाँ पर हम आग नहीं जला सकते और फोटोसिंथेसिस के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है.
नाइट्रोजन जो होती है वो कंपोज होती है 78% इन द एटमॉस्फेयर, कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। हम लोग एयर से नाइट्रोजन का यूज़ डायरेक्टली नहीं कर सकते, ये कंपाउंडेड फॉर्म में अवेलेबल होती है हमेशा। अमोनिया के फॉर्म में हो गया, यूरिया के फॉर्म में है, तो कई तरीके से ये अवेलेबल होती है, बट हम लोग इसका डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं। रिक्वायर्ड नाइट्रोजन फॉर लिविंग थिंग्स इज सप्लाइड बाय नाइट्रोजन साइकिल। तो यहाँ पर हम लोग अगर नाइट्रोजन साइकिल की बात करें, इस फिगर से आप समझिएगा, हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी नाइट्रोजन अवेलेबल है उसका फिक्सेशन होता है, और फिक्सेशन के बाद नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं कुछ, जो पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं। यहाँ से हमें अमोनिया मिलती है। अमोनिया का नाइट्रिफिकेशन होता है जिसके थ्रू हमें NO2 मिलता है, और इस तरीके से NO2 का नाइट्रिफिकेशन होकर के नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया यहाँ पर नाइट्रिफिकेशन करते हैं, NO3 बनाते हैं, और इसके बाद डेंट्रीफाइंग बैक्टीरिया इसका डीनाइट्रिफिकेशन करके हमें एटमॉस्फेयर में फिर से नाइट्रोजन मिल जाती है। और कुछ नाइट्रोजन जो है, जैसे लाइटनिंग होती है, इसकी वजह से नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाता है, यहाँ से हमें डायरेक्ट NO3 मिल जाती है। NO3 का एसिमिलेशन होकर के एब्जॉर्प्शन हो जाता है N2 का, किसमें, पेड़ पौधों में। इसके अलावा पेड़ पौधों में जो नाइट्रोजन अवेलेबल होती है वहाँ से एनिमल्स उनको एब्जॉर्ब करते हैं, और ये डिकम्पोजर्स होते हैं एक तरीके से, तो इनके द्वारा डिकम्पोजिशन की वजह से अभी अमोनिया निकलती है इनके वेस्टेज से, जैसे गोबर वगैरह हो गया, इससे अमोनिया जो होती है, अमोनिया से डायरेक्ट NO2 में कन्वर्जन हो जाता है, और ये साइकिल इस तरीके से भी चल जाती है। सो जो हमारे एनवायरनमेंट में जितनी भी नाइट्रोजन अवेलेबल है, उस नाइट्रोजन का हम लोग डायरेक्ट यूज़ नहीं करते हैं, कई सारे फॉर्म्स में अवेलेबल होती है नाइट्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम लोग बात करते हैं तो बहुत ही कम है, कॉन्स्टिट्यूट्स ओनली अबाउट 0.03% इन द ड्राई एयर। Efficient observer of heat, carbon dioxide is considered to be the great climatic significance, very important factor in heat energy budget. हीट एनर्जी बजट जो है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसी के साथ साथ हीट का एब्जॉर्बर है। कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत ही बड़े क्लाइमेटिक सिग्निफिकेंस के रूप में देखा जाता है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी जिम्मेदार है, और ये हमारे इन्वायरमेंट में 0.03% एग्जिस्ट करती है। अगर हम लोग बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, तो देखिए जो पेड़ पौधे होते हैं उनका जब डिकम्पोजिशन होता है, वो डीके होते हैं, तो एक तरीके से ऑर्गेनिक कार्बन बनता है, और वो कार्बन जब हमारे इन्वायरमेंट में जाता है, और वही कार्बन डाइऑक्साइड और इसके साथ साथ सनलाइट से एनर्जी गेन करके फोटोसिंथेसिस के थ्रू पेड़ पौधे ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड जो है एनिमल के रेस्पिरेशन से भी हमारे इन्वायरमेंट में जाती है। इस तरीके से ये साइकिल चलती रहती है। ओजोन की हम लोग बात करते हैं जिसका फॉर्मूला होता है O3, और एटमॉस्फेरिक सील्ड होती है अगेंस्ट हार्मफुल यूवी रेडिएशंस। हमारा जो सन होता है ना, उससे कई सारी हार्मफुल गैसेस निकलती हैं अर्थ के लिए, तो यहाँ पर एक सील्ड का काम करती है। यूवी रेडिएशंस जो होता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जिसे हिंदी में पराबैंगनी विकिरण कहते हैं, उससे बचाने के लिए हमारी ओजोन लेयर जो है हमारे एटमॉस्फेयर में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक्सटेंड्स बिटवीन अबाउट 10 to 40 किलोमीटर एल्टीट्यूड, पीकिंग एट अबाउट 25 किलोमीटर्स। ओके, तो यहाँ पर हम लोग ओजोन दो टाइप की हैं, बात करेंगे ग्राउंड लेवल ओजोन की और इसके साथ साथ स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन की। हमारे इन्वायरमेंट में जो हम लोगों ने सेकेंड हमारी लेयर देखी थी ना, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर वाली स्ट्रेटोस्फेयर, वहाँ पर ओजोन लेयर भी पाई जाती है। तो जो ग्राउंड लेवल ओजोन है ये बैड ओजोन होती है, और जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन है वो गुड ओजोन होती है। सो बैड ओजोन में जो ग्राउंड लेवल ओजोन है, इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। पार्ट ऑफ द फोटोकेमिकल स्मॉग, ये फोटोकेमिकल स्मॉग है एक तरीके का, वी विल रीड अबाउट इट लेटर, अभी हम लोग बाद में इसको पढ़ेंगे इसी टॉपिक में। फाउंड इन ट्रोपोस्फेयर, सबसे पहली ज़रूरी बात ये जान लीजिए कि ये ट्रोपोस्फेयर में पाई जाती है। जब हम लोग अर्थ के लेयर्स की बात करते, सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर लाई करता था, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेजोस्फेयर, फिर आयनोस्फेयर, और उसके बाद एक्सोस्फेयर। तो यहाँ जो हम लोग इन दोनों लेयर्स की बात कर रहे हैं, जो ट्रोपोस्फेयर में पाई जाती है वो बैड ओजोन होती है, इसे ही ग्राउंड लेवल ओजोन कहते हैं क्योंकि ये सबसे नीचे के पार्ट है। इसके बाद जो स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाएगी सेकंड वाली लेयर में, ये कैसी होती है, ये हमारी गुड ओजोन होती है, क्योंकि यही वो हमारी लेयर है जो हमें यूवी रेज से बचाती है। ठीक है, इसका सोर्स क्या है? फॉर्म्स व्हेन नाइट्रस ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड से जब नाइट्रस ऑक्साइड रिएक्शन कर लेता है तो उस तरीके से ये बनती है।
जबकि जो गुड ओजोन है वो हमारी स्ट्रेटोस्फेयर में फॉर्म होती है इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेडिएशन, एक तरीके के लेयर बनाती है और सोलर फ्लेयर्स को जो यूवी रेडिएशन है उसको आने से रोकती है। नाउ अब हम लोग इफ़ेक्ट्स की बात अगर कर लें तो आई एंड रेस्पिरेटरी इरिटेशन को ये जनरेट करती है, मतलब आँखों में जलन और सांस लेने में प्रॉब्लम, इस तरीके की समस्याएं आती हैं इस बैड ओजोन से। इसी के साथ साथ लंग्स डिसीज़ भी हो जाते हैं। कोरोजन इन बिल्डिंग, जो बिल्डिंग्स होती हैं उनमें क्षरण हो जाता है ओजोन की वजह से। तो ओजोन बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, जो हमारी ग्राउंड लेवल की ओजोन है वो बैड ओजोन है। इसी के साथ साथ जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन है वो होती है गुड ओजोन, और वो हमें क्या करती है, शील्ड प्रोवाइड करती है एक तरीके का, ओजोन की शील्ड बनाती है जो कि क्रॉप डैमेज से बचाता है, एक्वेटिक लाइफ डेथ से बचाता है एंड आई इरिटेशन से भी बचाता है। अब हम लोग बात करेंगे ओजोन लेयर डिप्लेशन की, किस तरीके से हमारी ओजोन लेयर का क्षरण हो रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एटमॉस्फेयर के लिए। दो तरीके की रेज आती हैं, यूवीए एंड यूवीबी। सो हमारी ओजोन लेयर है जो वो एक शील्ड का काम करती है अर्थ के लिए फ्रॉम यूवी रेज, और ये हमारी जो लेयर है वो स्ट्रेटोस्फेयर में एग्जिस्ट करती है। अब देखिए जो CFC मॉलिक्यूल होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये बहुत ही ख़तरनाक है इसके लिए। ये करते क्या हैं, जो क्लोरीन एटम होते हैं वो ब्रेक कर देते हैं किसको, ओजोन मॉलिक्यूल को ब्रेक कर देते हैं और एक होल बना देते हैं ओजोन लेयर में। इस तरीके से ये होल जनरेट होता जा रहा है और काफ़ी सारा प्लेसेस ये घेरते जा रहे हैं, और इस तरीके से हमारी ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो रहा है। इसके बाद हम हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर की बात करते हैं। Most variable gaseous substances present in the atmosphere constituting between 2% and 4% of the total volume in cold, dry and humid tropical climates respectively। तो वाटर वेपर वगैरह है ना, ये वेरिएबल सब्सटेंसेस हैं एक तरीके से, जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं, और ये 2% से 4% टोटल वॉल्यूम का कवर करते हैं। डिक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर टू पोल्स, ये धीरे धीरे इक्वेटर से लेकर के पोल तक हमें डिक्रीज़ होते हुए मिलते हैं, यानी कि इनमें की मात्रा में कमी आती है धीरे धीरे। डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड, जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है इनमें कमी आती है, यानी कि हम अगर देखें तो जो वेरिएबल्स हमारे वाटर वेपर हो गया, ये सभी चीज़ें हमारे अर्थ के नज़दीक तो ज़्यादा हैं, जैसे जैसे हम ऊंचाई के साथ बढ़ते जाएंगे इनमें कमी हमें देखने को मिलेगी। सो हमारे इन्वायरमेंट की जो वाटर वेपर है ना, वो न केवल एब्जॉर्व करती है लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को, बल्कि ये साथ ही साथ ये इनकमिंग सोलर रेडिएशंस को भी एब्जॉर्व करती है। लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या हुआ, इंफ्रारेड रेडिएशन हो गया जैसे, या फिर जो हमारी अर्थ हीट एमिट करती है ड्यूरिंग नाइट्स, हमारी अर्थ में जो दिन भर की हीट एब्जॉर्ब रहती है वो धीरे धीरे नाइट में जो इमिट होती है, तो वाटर वेपर का काम होता है उसका जो रेडिएशन है, उसका जो हीट है उसको एब्जॉर्व करना, और इसी के साथ साथ वो इनकमिंग सोलर रेडिएशंस को भी एब्जॉर्व करता है वाटर वेपर। और हमारे एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करने वाला वाटर वेपर ही सोर्स है किसका, प्रेसिपिटेशन का, और इसी के साथ साथ क्लाउड्स का, बादल इसी की वजह से बनते हैं। आप फिगर में भी देख सकते हैं, जो वाटर एग्जिस्ट करता है अर्थ में उसी का इवेपोरेशन होता है ओशन से, कंडेंसेशन होकर के यहाँ पर बादल बनते हैं, और इन्हीं बादलों का फिर से प्रेसिपिटेशन हो जाता है ओशन में। ओके, इस तरीके से ये साइकिल चलती रहती है। कई सारे सोर्सेज से इवेपोरेशन होता है, सॉइल से भी होता है, पेड़ पौधों से होता है, वेजिटेशन से, इसी के साथ साथ रिजर्वायर से भी होता है, और कई सारे वाटर सोर्सेज हैं, सरफेस में जो वाटर पाया जाता है इससे इवेपोरेशन होता है। इन सभी के इवेपोरेशन से क्लाउड्स बनते हैं, कंडेंसेशन होकर के फिर से जितना भी ग्राउंड वाटर है वो फ्लो होकर के ओशन में जाता है, ओशन से फिर से इवेपोरेशन होता है, और इस तरीके से ये साइकिल हमारी चलती रहती है। उसके बाद हम लोग मीथेन की बात करेंगे, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में लाई करता है। सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन ये है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बने हुए जो चेन है होती हैं वो हाइड्रोकार्बन्स होती हैं। हमारे ये सिंगल एटम में भी लाई करते हैं, डबल बॉन्ड के साथ भी लाई करते हैं। तो हाइड्रोकार्बन में सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है, और सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन में एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन अवेलेबल होते हैं, यानी कि इस तरीके से हमारी मेथेन बनती है। मेथेन का फार्मूला होता है CH4, और ये पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है। जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं उनमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मीथेन। मोर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, इसमें ग्लोबल वार्मिंग करने का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। आजकल जो ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिल रही है उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है मेथेन ने। इट इज़ नियरली 80 to 85 टाइम्स मोर पोटेंट दैन कार्बन डाइऑक्साइड इन टर्म्स ऑफ इट्स ग्लोबल वार्मिंग कैपेसिटी। अब देखिए, जिस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ब्लेम करते रहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तो कुछ है ही नहीं, उसके कंपेरिजन में 80 to 85 टाइम्स मोर पोटेंट है ये ग्लोबल वार्मिंग को क्रिएट करने के लिए। इसमें ग्लोबल वार्मिंग की कैपेसिटी ज़्यादा होती है।
कहते हैं कि जब एनवायरनमेंट से या हमारी नेचर से जब ज़्यादा हम लोग छेड़छाड़ करेंगे तो हमें बैड रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, और उसी का परिणाम आप देख सकते हैं इन दोनों पिक्चर्स में। तो दोनों में अंतर है बहुत बड़ा, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेज इसमें आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिस्ट कर रही है और N2 है, CH4 है। बट जो ह्यूमन इन्हेंस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसमें लेस हीट एस्केप्स इनटू स्पेस। अंतर आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में ये सभी अवेलेबल हो जाते हैं, यानी कि मोर ग्रीन हाउस गैसेस अवेलेबल हो जाती हैं। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि लेस ग्रीन हाउस गैसेस हैं। हमारे एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो 99% ऑफ द टोटल मास ऑफ एटमॉस्फेयर कन्फाइंड टू 32 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस। हमारी अर्थ के सरफेस से अगर हम 32 किलोमीटर ऊपर तक जाते हैं तो इसमें ही 99% टोटल मास का आ जाता है एटमॉस्फेयर के। ओके, अब हम लोग इन लेयर्स को अगर देखें, सबसे पहले बारी आती है ट्रोपोस्फेयर की। ये फर्स्ट एंड लोएस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की, सबसे नीचे यही पाई जाती है। ट्रोपो का मतलब होता है चेंज, एंड सिंस ऑल द वेदर्स, साइक्लोन्स, एंटी साइक्लोन, स्टॉर्म्स, प्रेसिपिटेशन, ये सभी इसी में एग्जिस्ट करते हैं। एज ऑल वाटर वेपर्स एंड सॉलिड पार्टिकल्स, सॉलिड पार्टिकल्स से लेकर के वाटर वेपर्स तक, साइक्लोन्स हैं, एंटी साइक्लोन्स हैं, स्टॉर्म्स है, प्रेसिपिटेशन है, ये सभी कुछ किस में होता है, ट्रोपोस्फेयर वाली लेयर में होता है। एल्टीट्यूड ऑफ 8 किलोमीटर एट द पोल एंड 18 किलोमीटर एट द इक्वेटर। अगर हम लोग बात करते हैं ना कि इक्वेटर के, ये मान लीजिए अर्थ है हमारी, और इक्वेटर में हम लोग देखें और पोल्स में देखें तो जो हमारा इन्वायरमेंट बन रहा है, एटमॉस्फेयर हमारा बन रहा है, ये इसकी ऊंचाई जो है, ट्रोपोस्फेयर की जो ऊंचाई है वो इक्वेटर्स के पास 18 किलोमीटर तक होती है और पोल्स में ये कम हो जाती है, 8 किलोमीटर तक बचती है। इन इंडिया इट इज़ अराउंड 16 किलोमीटर। इंडिया में, क्योंकि हमारा इंडिया यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, ना तो इक्वेटर में है ना ही पोल में है, इक्वेटर से थोड़ा नज़दीक है, इसलिए यहाँ पर 16 किलोमीटर के अराउंड इसकी जो ऊंचाई है वो एग्जिस्ट करती है। टेम्परेचर की बात करें, वन गोज़ अपवर्ड फॉल्स एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। अगर कोई ऊपर की तरफ जाता है तो हर 1 किलोमीटर पर 5 डिग्री टेम्परेचर का फॉल देखने को मिलेगा, एंड रिचेज -45 डिग्री सेंटीग्रेड एट द पोल्स। और पोल्स में पहुंचने पर इसी ट्रोपोस्फेयर में -45 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर देखने को मिल जाता है। -80 डिग्री सेंटीग्रेड ओवर द इक्वेटर एट ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज जानते हैं क्या होता है? जैसे ही ट्रोपोस्फेयर ख़त्म होगा, स्ट्रेटोस्फेयर की स्टार्टिंग हो जाएगी, उसमें कुछ लेयर ऐसी होती है, बीच का जो पोर्सन है वो ऐसा होता है जहाँ पर टेम्परेचर का वेरिएशन बहुत ज़्यादा नहीं होता, दोनों के बीच की कंडीशन होती है, तो उसे हम लोग ट्रोपोपॉज कहते हैं। ग्रेटर फॉल इन टेम्परेचर अबव इक्वेटर इज़ बिकॉज ऑफ ग्रेटर थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फेयर। जो टेम्परेचर का ग्रेटर फॉल देखने को मिलता है इक्वेटर के ऊपर, ये इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर ट्रोपोस्फेयर की जो थिकनेस है वो ज़्यादा होती है। और जो टेम्परेचर का फॉल है उसे हम लोग लैप्स रेट के नाम से जानते हैं। सो हमने अभी जाना कि जो टेम्परेचर में गिरावट होगी उसको लैप्स रेट कहते हैं। तो एनवायरनमेंट का जो लैप्स रेट होता है वो रफली 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 मीटर में होता है, यानी हर एक 100 मीटर्स में 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का लैप्स रेट हमें देखने को मिलेगा। विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड द टेम्परेचर ड्रॉप्स एट नियरली यूनिफॉर्म रेट। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जो टेम्परेचर ड्रॉप होता है, टेम्परेचर की गिरावट होती है, वो लगभग यूनिफॉर्म हो जाती है। ट्रोपोस्फेयर इज मार्क्ड बाय टेम्परेचर इन्वर्जन। ट्रोपोस्फेयर को टेम्परेचर इन्वर्जन की तरीके से भी देखा जाता है, क्योंकि जो गैसेस होती हैं वो बहुत कम एब्जॉर्व करती हैं सोलर रेडिएशंस को। कॉल्ड कन्वेक्टिव रीजन, और ये जो रीजन है ना हमारा, इसको कन्वेक्टिव रीजन भी कहते हैं, यानी संवहन क्षेत्र भी कहते हैं। वो इसलिए क्योंकि ट्रोपोपॉज में आकर के सभी जो कन्वेक्शन हैं वो स्टॉप हो जाते हैं। ट्रोपोपॉज इज इन्फ्लुएंस बाय सीजन्स एंड जेट स्ट्रीम। जैसा कि अभी आपको बताया था कि ट्रोपोपॉज क्या होता है, टॉप मोस्ट लेयर है किसकी, ट्रोपोस्फेयर की। जैसे ही हमारी अर्थ, यहाँ हमारी अर्थ है और इसके ऊपर की लेयर मान लीजिए ये ट्रोपोस्फेयर है, इसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर स्टार्ट होती है, तो इन दोनों के जो बीच का एरिया है जहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है, वो है ट्रोपोपॉज। ओके, एक्ट एज अ बाउंड्री बिटवीन ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर। आप यहाँ पर फिगर में भी देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, जहाँ पर ट्रोपोस्फेयर एंड हो रहा है और ये आपका रहा ट्रोपोपॉज, और यहाँ पर ट्रोपोपॉज है, जस्ट इसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर की स्टार्टिंग हो जाती है। ओके, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में। लाई स्लाइटली अबव द ट्रोपोस्फेयर एंड बिलो द मेसोस्फेयर। ये ट्रोपोस्फेयर के ऊपर लाई करती है और मेसोस्फेयर के नीचे, विच इज़ द सेकेंड प्राइमरी लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। एल्टीट्यूड ऑफ 50 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ। अर्थ से देखें तो इसका एल्टीट्यूड जो होता है वो 50 किलोमीटर के अराउंड है। लोअर एज ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर कैन रीच 20 किलोमीटर नियर द इक्वेटर। इक्वेटर में अगर हम लोग देखें तो 20 किलोमीटर नज़दीक तक है इसकी जो लोअर लेयर है, और जो 10 किलोमीटर है मिड लैटिट्यूड्स में, एंड 7 किलोमीटर एट द पोल्स।
पोल्स में जब हम लोग जाते हैं तो ये 7 किलोमीटर्स बचता है। टेम्परेचर इज इन दिस लेयर रिमेन्स कॉन्स्टेंट फॉर सम डिस्टेंस बट राइजेस टू रीच a level of 0 डिग्री सेंटीग्रेड एट 50 किलोमीटर एल्टीट्यूड। इस लेयर का टेम्परेचर क्या होता है, पहले तो कांस्टेंट रहता है कुछ डिस्टेंस तक, लेकिन धीरे धीरे राइज करता है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है एट द एल्टीट्यूड 50 किलोमीटर। इस फिगर में भी आप देख सकते हैं कि जो आपका स्ट्रेटोस्फेयर है इसमें टेम्परेचर पहले धीरे धीरे, पहले तो कांस्टेंट था, फिर धीरे धीरे ये बढ़ करके क्या हो जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच जाता है। ये आपका 0 डिग्री का स्केल है और आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये 0 डिग्री पे लाई कर जाता है। The severe weather changes that occur below the troposphere do not affect the stratosphere. जो स्ट्रेटोस्फेयर के नीचे की लेयर है ट्रोपोस्फेयर, उसमें जितने भी क्लाइमेटिक चेंज, जो वेदर चेंज होते हैं वो इफेक्ट नहीं करते हैं स्ट्रेटोस्फेयर को। हेंस एयरक्राफ्ट आर फ्लोन इन द लोअर स्ट्रेटोस्फेयर जस्ट अबव द ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज के जस्ट ऊपर का जो पोर्शन है ना, उसमें जितने भी एयरक्राफ्ट होते हैं, जितने भी हवाई जहाज़ होते हैं, उनको उड़ाने के लिए परफेक्ट जगह है। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है कि कौन सी लेयर है जिसमें हवाई जहाज़ उड़ाए जाते हैं, यानी सुटेबल प्लेस है कौन सी, तो ये है आपकी ट्रोपोपॉज के जस्ट ऊपर, यानी स्ट्रेटोस्फेयर वाला रीजन। ओके, अब हम लोग अपनी ओजोन लेयर की बात करेंगे। ओजोनोस्फेयर के नाम से भी इसे जानते हैं। मोस्टली फाउंड इन द लोअर स्ट्रेटोस्फेयर बिटवीन 15 to 35 किलोमीटर्स एंड टेम्परेचर राइजेज एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर थ्रू द ओजोनोस्फेयर। टेम्परेचर राइज आप देख सकते हैं 5 डिग्री सेंटीग्रेड 1 किलोमीटर में बढ़ जाता है और ये लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में लाई करती है बिटवीन 15 to 35 किलोमीटर्स। Ozone in this area absorbs high intensity ultraviolet energy waves from the sun and breaks them down into oxygen and diatomic oxygen. क्या होता है ना कि जितनी भी सोलर फ्लेयर्स आती हैं हमारे सन से, जितनी भी यूवी रेज आती हैं, यूवी रेज को ऑब्जॉर्व करके और उनको ऑक्सीजन में ब्रेक करना, यही हमारी ओजोन लेयर का काम है। बट ये गुड ओजोन है क्योंकि ये स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन है। जो हमारी ग्राउंड ओजोन है, जो हमारी ट्रोपोस्फेयर में लाई करती है ओजोन, वो बैड ओजोन होती है, वो हमारे लिए हानिकारक है। प्रोटेक्ट्स ह्यूमन फ्रॉम स्किन कैंसर एंड अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स बाय ऑब्जॉर्बिंग हार्मफुल यूवी रेज। जो हमारी ओजोन लेयर है, ये यूवी रेज को, हार्मफुल यूवी रेज को ऑब्जॉर्व करके ह्यूमंस को स्किन कैंसर से और अदर हेल्थ प्रॉब्लम से बचाती है। केमिकल्स सच एज CFCs, freons and halogens that are used in refrigerators, spray cans and fire extinguishers have lowered the amount of ozone in the stratosphere, रिजल्टिंग इन द सो कॉल्ड एंटार्क्टिक ओजोन होल। ये जो बहुत सारा हमारे अर्थ में केमिकल्स का यूज़ हो रहा है, जैसे CFC हो गया, हेलोन्स हो गया, और इसी के साथ साथ रेफ्रिजरेटर्स का ज़्यादा यूज़, स्प्रे कैंस एंड फायर एक्सटिंग्विशर्स, इन सभी ने ओजोन की मात्रा में, ओजोन के अमाउंट में कमी कर दी है स्ट्रेटोस्फेयर में। और इसका रिजल्ट क्या हुआ है कि हम कहते हैं अंटार्कटिका में क्या हो गया है, ओजोन होल हो गया है। तो अब हम लोग बात करते हैं मेजोस्फेयर की। इट इज़ लोकेटेड अबाउट 50 to 80 किलोमीटर्स अबव द अर्थ सरफेस। अर्थ की सरफेस से 50 से 80 किलोमीटर तक ये जो है एग्जिस्ट करती है। गेट्स प्रोग्रेसिवली कोल्डर विद एल्टीट्यूड। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे इसका टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है। टॉप ऑफ दिस लेयर इज़ द कोल्डेस्ट प्लेस फाउंड विद इन द अर्थ सिस्टम। पूरे हमारे अर्थ के सिस्टम में जो हमारा मेजोस्फेयर का टॉप पॉइंट है ना, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कम टेम्परेचर एग्जिस्ट करता है। कितना एग्जिस्ट करता है, -85 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर एग्जिस्ट करता है। जैसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें तो -120 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। मीटियोर्स बर्न्स ऑफ दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस। स्पेस से आने वाले जितने भी मीटियोर्स होते हैं ना, इस लेयर में क्या होते हैं, जल जाते हैं और जल करके ख़त्म हो जाते हैं। वो फ्रिक्शन की वजह से जलते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे ठंडी लेयर है और यहाँ पर मीटियोर्स जल जाते हैं, थोड़ा अजीब बात है, बट फ्रिक्शन की वजह से ऐसा होता है। ये मीटियोराइट्स जो होते हैं वो बर्न हो जाते हैं इस लेयर में। जैसे ही इस लेयर में कोई भी मीटेओराइट्स आता है तो वो जल जाता है। और पूरे अर्थ के सिस्टम में सबसे ज़्यादा ठंडी लेयर है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हमारे अर्थ का एनवायरनमेंट, हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर है, उसमें सबसे ठंडी लेयर कौन सी है? सो मेजोस्फेयर है, ध्यान में रखेंगे। Very scarce water vapor present at the top of mesosphere forms noctilucent clouds and highest cloud in the Earth's atmosphere। जो मेजोस्फेयर की टॉप लेयर होती है उसमें बहुत ही दुर्लभ तरीके का वाटर वेपर पाया जाता है और ये क्लाउड्स को फॉर्म करता है, हाईएस्ट क्लाउड्स को फॉर्म करता है। और इसी के साथ साथ सेपरेट्स द मेजोस्फेयर फ्रॉम द स्ट्रेटोस्फेयर इज कॉल्ड स्ट्रेटोपॉज।
ये जो आप स्ट्रेटोपॉज देख रहे हैं ना, इसके जस्ट नीचे स्ट्रेटोस्फेयर लाई करता है और इसके ऊपर मेसोस्फेयर लाई करता है, और बीच वाली जो कंडीशन है जहाँ पर कांस्टेंट रहती हैं चीज़ें, उससे हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेटोपॉज कहते हैं। आप देख सकते हैं कि मीटियोर्स वगैरह आकर के यहाँ पर जल जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तो हमारी अर्थ सेफ रहती है। स्ट्रेटोस्फेयर का रोल क्या है, इसमें ओजोन लेयर पाई जाती है जो कि हमारी अर्थ को बचाती है। सो आप देख सकते हैं कि हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, वो किस तरीके से हमारी अर्थ को बचाने का काम करता है। थर्मो का मतलब हमें पता ही है, हीट होता है विद द टेम्परेचर अराउंड 2000 डिग्री सेल्सियस। तो कितना ज़्यादा टेम्परेचर है आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। लोकेटेड बिटवीन अबाउट 80 to 700 किलोमीटर्स अबव अर्थ सरफेस, हुज लोएस्ट पार्ट कंटेन्स द आयनोस्फेयर। इसका जो लोएस्ट पार्ट है वो आयनोस्फेयर को कंटेन करता है। रिजल्ट्स इन फोटो आयनाइजेशन द ब्रेक्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इनटू आयंस। इस लेयर में फोटो आयनाइजेशन होता है, मतलब जो गैसेस होती हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड दिस कंटेन्स आयनोस्फेयर, और इस तरीके से आयनोस्फेयर यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। बिकॉज दिस लेयर इज़ मच क्लोजर टू सन, क्योंकि ये लेयर जो है वो सन से ज़्यादा क्लोज है। इट कैन रीच टेम्परेचर अप टू 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 3600 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का टेम्परेचर ये होल्ड कर सकती है। बट क्लाउड एंड वाटर वेपर फ्री, क्लाउड एंड वाटर वेपर से फ्री है। यहाँ पर कोई क्लाउड नहीं पाए जाते, वाटर वेपर भी नहीं है। पर्सन वुड नॉट फील वार्म बिकॉज ऑफ थर्मोस्फेयर एक्सट्रीमली लो प्रेशर। यहाँ पर लो प्रेशर है, टेम्परेचर भले बहुत ज़्यादा है बट प्रेशर बहुत लो होता है, इसकी वजह से पर्सन बहुत ज़्यादा वार्म फील नहीं करते हैं। हमारे सन में कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं लाइटनिंग की, तो नॉर्दर्न जो लाइट होती है उसे अरोरा बोरियलिस कहते हैं, और सदर्न लाइट्स जो होती हैं उसे अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। सो ये जो लाइट्स हैं ना, ये समटाइम्स इसी लेयर में हमें देखने को मिलती हैं। सो थर्मोस्फेयर एक ऐसी लेयर है हमारे अर्थ के एनवायरनमेंट की जिसमें हमें अरोरा बोरियलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस देखने को मिलते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है ISS जो है, यानी कि जिसे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन कहते हैं, और ये जो है ये थर्मोस्फेयर में ही ऑर्बिट करता रहता है, थर्मोस्फेयर की ही परिक्रमा करता है। इसके बाद में बारी आती है आयनोस्फेयर की। इसी में जो हम लोग आयनोस्फेयर के बारे में पढ़ रहे थे उसको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। लेयर्स इज लोकेटेड बिटवीन 80 किलोमीटर्स टू 400 किलोमीटर एंड इट इज़ एन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड लेयर ओवरलैप्स द मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ये मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर को ओवरलैप करती है। इट ग्रोज एंड सिंक्स डिपेंडिंग ऑन द एनर्जी इट एब्जॉर्ब्स फ्रॉम द सन। सन से ये जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करती है उस पर डिपेंड करता है कि ये कब ग्रो कर रही है, कब श्रिंक कर रही है। ये डिपेंड करता है कि कितनी एनर्जी उसने सन से एब्जॉर्ब की है। इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग रीजन कैपेबल ऑफ रिफ्लेक्टिंग रेडियो सिग्नल्स बैक टू अर्थ। ये एक तरीके का इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग रीजन है और ये अर्थ में रेडियो सिग्नल्स को बैक रिफ्लेक्ट करने के लिए कैपेबल है। ये लोकेटेड है बिटवीन 700 to 10,000 किलोमीटर्स अबव अर्थ सरफेस, द हाईएस्ट लेयर ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर एंड इट्स टॉप मर्जेस विद द सोलर विंड। ये हमारे अर्थ की सबसे टॉप मोस्ट लेयर है जो सबसे ऊपर एग्जिस्ट करती है। इसी के साथ साथ सोलर विंड्स के साथ में मर्ज करती है, क्योंकि इसके ऊपर से हमारे सन की जो डिस्टेंस है वो काफ़ी कम रह जाती है। दिस लेयर डज नॉट बिहेव लाइक अ गैस। ये लेयर जो है वो गैसियस की तरह बिहेव नहीं करती है। पार्टिकल्स हियर आर एस्केप इनटू स्पेस। लाइट गैसेज लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम हेयर। स्पेस से जितनी भी हीलियम है, हाइड्रोजन है, वो इस लेयर में फ्लोट करती रहती है। देयर इज़ नो वेदर इन द एग्जोस्फेयर। वेदर वगैरह हमारे ट्रोपोस्फेयर में ही लाई करते हैं, वहीं पर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। यहाँ पर कोई मौसम नहीं होता। सो लास्ट में इस फिगर के थ्रू आप टेम्परेचर रेंज एंड एल्टीट्यूड देख सकते हैं कौन से लेयर में किस तरीके से है। आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ट्रोपोस्फेयर जो है ये आपका एवरेज 20 डिग्री से 18 डिग्री से स्टार्ट होकर के ये धीरे धीरे घटता जाता है और यहाँ पर -60 तक का ट्रोपोपॉज होता है। इसके बाद कुछ दूरी पर आपको कांस्टेंट टेम्परेचर देखने को मिलता है, फिर टेम्परेचर में राइज मिलता है धीरे धीरे करके और ये इस तरीके से जाता है। फिर स्ट्रेटोपॉज मिलता है हमें। अगली लेयर मिलती है मेसोस्फेयर और मेसोस्फेयर में फिर यहाँ पर एक पॉज होता है जिसे मेसोपॉज कहते हैं। इसके बाद में थर्मोस्फेयर आता है और लास्ट में हमारा एक्सोस्फेयर एग्जिस्ट करता है। तो इस तरीके से हमने अर्थ की लेयर्स को डिस्क्राइब किया, हमारे पूरे एटमॉस्फेयर को डिस्क्राइब किया, यहाँ पर क्या क्या एग्जिस्ट करता है और कौन कौन से यहाँ पर क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी को यहाँ पर मेंशन किया गया है। आई होप कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि आगे आने वाले कंटेंट की जितनी भी नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।